बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान सैलाब की ज़द में आया हुआ है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। हम देख रहे हैं कि बनेर, बजौड़ और के खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। इससे भी ये हम सानहे से निकल नहीं पा रहे थे, हमारी सारी कौम इसमें डूबी हुई थी सानहे में। तो मीन टाइम आज में पता चला जी कराची में अर्बन फ्लडिंग हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सीरियसली कोई चीज़ गलत हुई है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की पॉलिसी में या इम्प्लीमेंटेशन में समवेयर, कि जिसकी वजह से हमारा आप देखें तो हमारे जो दो मेजर सूबे हैं, वो एक तो सैलाब के यानी कि उनके मेजर जो सिटीज़ हैं, कराची तो हमारी इकोनॉमिक हब भी है, वो सैलाब की जद में है। और हम बनेर और बजौड़ इन इलाकों में देखें तो कितनी इंसानी जानों का ज़िया हुआ। इसी कंटेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक बंदे को दावत दी है, जिनका नाम है मलक मोहम्मद अमीन असलम साहब। मेरा ख्याल है कि ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। एक तरफ तो ये सियासतदान है, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट में, और इमरान खान को बड़ा क्लोज़ली एडवाइस करते रहे हैं एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे। और दूसरी तरफ जो हमारे हम जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स भी हैं। यानी कि हमने देखा होगा बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं जो स्कॉलर भी हों। इन्होंने माशाल्लाह एनवायरनमेंट में जो कि मास्टर भी किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसी तरह दुनिया की जो कि मेजर बॉडीज़ हैं, मतलब आईयूसीएन हो गया, उसके ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस तरह और भी बहुत सारी जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं या थिंक टैंक हैं, उनमें बैठते हैं। इसलिए हमने मलिक अमीन असलम साहब को आज दावत दी है, ताकि हमें वो मसले को भी समझा सकें और इसकी जो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसका भी हमें बता सकें। शुक्रिया मलिक साहब, हमें आज प्रोग्राम के लिए वक़्त देने का। सबसे पहले तो मेरा सर आपसे सवाल ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपने एक विजन दिया था जिसको कहते थे कि बिलियन ट्री सुनामी। अगर हमने इतना सारा दरख्त लगाया है, जिस तरह की हमने उसको वेरिफिकेशन भी हुई थी, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने भी इसके बेस पे रिपोर्ट की थी या दूसरे इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ? और ये तो एक फिनोमेना है। दूसरा, जो पहाड़ों से अभी हम देख रहे हैं कि लकड़ी आ रही है या पत्थर आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है उस बिलियन ट्री सुनामी के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया शकील, आपसे बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक है। और मुझे नहीं पता था आपने प्रोग्राम शुरू किया, तो आपने मदऊ किया, आपका बड़ा शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक तबाही और बर्बादी और खौफनाक किस्म का क्लाइमेट चेंज के जो असरात जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आ रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इसको बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप भी इस पर बड़ा काम करते रहे हैं कि ये एक प्रिडिक्टेड चीज थी। और आज नहीं बल्कि दिहाइयों से, दो कम से कम 2 दिहाइयों से ये चीज पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्टेड है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में है और रहेगा। और ये जो फ्लड्स हैं, ड्राउट है, वाइल्ड फायर्स हैं, ये पाकिस्तान में होने हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब ये पाकिस्तान में होनी है तो फिर पाकिस्तान ने इसके मुतालिक करना क्या है। एक तो हमें इसमें अपनी, जिसको अडेप्टेशन कहते हैं, कि मुल्क की जो बर्दाश्त की कैपेसिटी है इस चीज़ की, और आवाम की और कम्युनिटीज़ की बर्दाश्त की कैपेसिटी, उसको बढ़ाना है। और दूसरा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ना सिर्फ हमने डिज़ाइन इस तरह करना है कि ये चीज़ें होनी है, उनको उनको उससे कोप कर सके, बल्कि जो हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको हमने उसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, दरख्तों के अंदर, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, तो वो एक बफर बनते हैं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। तो यही चीज, यही विजन था जो कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान साहब इस चीज को समझते थे, और उन्होंने इस चीज को पूरा सपोर्ट किया जब ये मैं विजन उनके पास लेकर गया। और फिर हमने इस पे काम शुरू किया कि पाकिस्तान में जो दरख्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं। और उसके दो पहलू थे। एक तो ये था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी यहाँ पे, जो कि आज हमें नजर आ रही है उसके असरात, वो डिफॉरेस्टेशन हमने रोकनी है। और उसको रोकने का तरीका ये था कि जो टिम्बर माफिया, जो कि एक बड़ी मजबूत पाकिस्तान की माफियाज में से है, और जिसके टेंटिकल्स पॉलिटिक्स में भी होते हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी होते हैं, हम्म। उसको हाथ डालना, और उसको हमने उसको अपने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी है। ये उस विजन का एक स्ट्रॉन्ग, एक पहला पिलर था। और दूसरा पिलर ये था कि हमने अपनी नहीं, जो मुझे बिल्कुल याद है कि जो आप इसमें जो टेम्बर माफिया की बात कर रहे हैं, तो एक दफ़ा आपने मुझे बताया भी था विजिट करें तो कितने बड़े बड़े टेम्बर माफिया के जो कि सरगना है उस वक्त केपी की गवर्नमेंट ने पकड़े हुए थे। तो फिर बाद में वो क्या हुआ?
देखिए वो विजन रिक्वायर करता था पॉलिटिकल कमिटमेंट। मैं आपको थोड़ा सा उसकी स्टोरी बताता हूँ कि दूसरा ठीक जो है। दूसरा लेग था उस विजन का, वो ये था कि हमने नए दरख्त लगाने हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा जरूरी ये था कि जो दरख्त काट रहे हैं उनको तो पहले रोके, क्योंकि दरख्त को जब आप काटते हैं तो आप समझ लें कि 60-70 साल की एक मेहनत को आप एक आरी के साथ काट देते हैं। और जब आप दरख्त लगाते हैं तो 60-70 साल वेट करना है उससे पहले कि वो दरख्त अपना पूरा जोबन पे आ जाता है, और फिर वो एक एक दिफा के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो जो इसका पहला विजन था उसके अंदर जो डिफॉरेस्टेशन को रोकना कोई आसान काम नहीं था। उस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रख के वो काम करना पड़ रहा था, और पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होती हैं, प्रेशर्स भी होते हैं, वो बर्दाश्त करके वो काम करना पड़ेगा। जो आपने बात की वो इसी एरिया में मालाकंड के एरिया में जहां पर ये बुनेर और सवात में जब ये तबाही आई है, वहीं से एक 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 किसी बंदे ने, वहां के लोकल बंदे ने एक ट्वीट की और उसने भेजा कि जी ये दरख्त कटे हुए हैं यहाँ पर पहाड़ के ऊपर। सर्दियों के दिन थे उन दिनों में, बर्फ भी गिरी हुई हम्म। थी। और वो ट्वीट जब मैंने देखी तो मैंने फौरन उसको केपी की गवर्नमेंट को उसका मतलब बताया कि जी ये तो बड़ा आप हमने विजन किया हुआ है कि हमने डिफोरेस्टेशन रोकनी है, आप यहाँ पे दरख्त कटवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये पुराने दरख्त हैं और ये अभी नहीं कटे, ये 4 साल पहले कटे, जो कि हम्म। एक टिपिकल आंसर होता था, पहले के पढ़े हुए हैं। खैर वो मैंने उस पर ट्वीट कर दी वापस। जब मैंने वापस ट्वीट की तो फिर उस बंदे की दोबारा ट्वीट आई कि नहीं ये दरख्त अभी कटे, मैंने खुद अपने सामने देखा है ये दरख्त कटते हुए। तो वो फिर जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाई तो उनकी ये कमिटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या थी। कि उन्होंने उसी दिन चीफ मिनिस्टर केपीके को भी बुलवाया, और वो खुद, मैं भी साथ था, हेलीकॉप्टर लेकर हम जाए वकूफ पे पहुंच गए। हम्म। जब जाए वकूफ पे पहुंचे तो वहां पे वाकई दो दरख्त सामने नजर आ रहा था, कटे हुए हैं और ताजे कटे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेप लिया कि उन्होंने जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे और उनमें हाईएस्ट लेवल तक उन्होंने लोगों को मुअत्तल कर दिया और उसकी इंक्वायरी इंक्वायरी स्टार्ट की। बताने का मकसद ये था कि दिस शोड के एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आपने काम करना है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ ये मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ कि आज सुबह ही बल्कि मैंने ये देखा। ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है, आपको पता होगा, जो कि दुनिया हम्म। में फॉरेस्ट्री को चेक करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक भी फिक्स फिगर्स इकट्ठे किए हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में कितनी होती है इसके मुतालिक उन्होंने फिगर्स इकट्ठे किए हुए थे फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2025। उसमें हम्म। ये इनका ग्राफ बनता है, आपको शायद नजर आ रहा होगा कि इसके ठीक है। अंदर जो दिहाई है हमारी पूरी फ्रॉम 2000 टू 2014, उसमें हम्म। आपकी ये आपका बड़ा सा ब्लॉक एक है जिसमें डिफॉरेस्टेशन आपको हाई लेवल पे नजर आ रही है। और फिर 2014 में वो डिफॉरेस्टेशन तकरीबन जीरो पे चली जाती है। और 2014 से 2022 तक इट रिमेन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और फिर ये दूसरा चार्ट है जो कि शो कर रहा है कि 2022 के बाद से फिर दोबारा से वो डिफॉरेस्टेशन ये पैच कौन सा पाकिस्तान, है, ये मलाकंड रीजन का है या ये किस रीजन का? ये पूरे पाकिस्तान का है। लेकिन इसमें जो 70% जो ये फिगर्स शो करते हैं वो 70% नेशनल फॉरेस्ट केपी के अंदर है। और इसमें इसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये केपी है तो पाकिस्तान का फिगर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इट डिपेंड्स ऑन केपी। अगर केपी में डिफॉरेस्टेशन रुकेगी तो ये फिगर ठीक हो जाएगा, अगर नहीं वहाँ नहीं, यहाँ डिफॉरेस्टेशन मलिक साहब होगी। एक बड़ी अहम बात है। 2014 से 2022 तक, यानी कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी पहले, मगर 2022 के बाद भी पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके में। बस ये वो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है जिसमें पॉलिटिकल विजन था। ये पीटीआई की गवर्नमेंट तो है, लेकिन ये जो अब हमने देखा है, ये इसकी आपने वजह भी मेरे से पूछी थी, जो इस वक्त केपी में नजर आई, ये तो साफ नजर आ रहा है कि वहां पर किस लेवल की डिफोरेस्टेशन हुई हुई है। क्योंकि जब ये रेला निकल रहा है वहां से, तो उस रेले के अंदर आपको पहले पानी नहीं आता, उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त कटे हुए और साथ बिल्कुल। बोल्डर्स, विच मीन्स के ना सिर्फ दरख्त काट रहे हैं, आप पहाड़ों को भी काट रहे हैं वहां पे। और ये भी आप एक कुदरत के साथ आपने एक जंग लगाई भी है। तो ये तो कुदरत ने आपको जवाब दिया उसका कि अगर आप मेरे साथ जंग लगाएंगे तो ये आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कि छोटी सी बारिश हुई और नेचर ने इस तरह रिएक्ट किया कि पूरे के पूरे देहात जो है वहां पर उड़ गए। और ये कहना कि जी ये क्लाउड बर्स्ट हो गया, ठीक है वहां पे बारिश ज्यादा हुई होगी, लेकिन आज ही मैं डॉन में पढ़ा था कि जो फिगर्स आ रहे हैं अब डेली रेन के वहां पे, वो क्लाउड बर्स्ट वाले फिगर नहीं है। क्लाउड बर्स्ट मीन्स कि आपकी 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जाए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट। तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन
ये सारा कुछ उस बारिश के ऊपर आप नहीं डाल सकते। ये वहां पर गवर्नेंस की फॉल्ट है, गवर्नेंस की बिल्कुल। मिसमैनेजमेंट है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है। और एक साफ नजर आ रहा है कि जो चीज आपने वहां पर नहीं करनी थी, कि आपने अपने दरख्त, पहले आपने दरख्त काटे जो कि पहाड़ों को बचा के रखते थे, सॉइल स्टेबलाइजेशन करते थे। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते दरख्त, आप बखूबी वाकिफ हैं कि दरख्त एक ऐसा हथियार होता है जो कि कैचमेंट आपको, एरिया भी होता है, आपके लिए इनका कैचमेंट बढ़ाते एरिया हैं। के अंदर पानी को जज़ब करता है, बारिश का मुकाबला करता है। और एक दो जगह तो विजुअल्स इतने वो मूविंग थे कि जब ये बहाव पानी का आया तो जो खड़े हुए दरख्त थे, लोग उनके साथ लिपटे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि पानी वरना उनको बहा के ले जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपके दिफा का मैकेनिज्म है। और ये मैं समझता हूँ कि ये शो कर रहा है कि इस वक्त जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसकी उसमें मेजर फ्लॉज हैं। और जो विजन उस पॉलिटिकल पार्टी का था जिसने विजन ये पाकिस्तान को भी दिया और दुनिया को दिया, क्योंकि ये बिलियन ट्री का विजन सिर्फ पाकिस्तान का विजन नहीं था। 2014 से 18 तक तो केपी में ये काम हुआ, लेकिन 18 के बाद बिलियन ट्री के नाम से तकरीबन 15 ममालिक हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए दुनिया के अंदर। तो ये ग्लोबल विजन था और ग्लोबली उसको एक्सेप्ट हुआ। आज वही गवर्नमेंट उस विजन से भी हट चुकी है। और मैं ये बड़ी समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही बहुत बड़ा, अफसोसनाक बात है। बड़े अफसोस की मगर बात है, ये हाँ की जी, बात है। दूसरी तरफ आते हैं हम। अभी आपने देखा कराची में जो अर्बन फ्लडिंग हुई आज, उसने भी यानी कि जो कि जिंदगी है उसको मफलूज करके रख दिया कराची में। तो ये भी एक यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर एक तो क्या जो आपने गवर्नेंस की बात की, मैं चाहूँगा कि आप इस पर मजीद बात करें। और दूसरी जो बात है, आपने जो आप जब वफाकी वजीर थे, मुझे याद है मायावती कुछ करके कुछ जंगलात थे शहरों में लगाने का, आपने वो भी एक शुरू किया था। तो कराची में इसकी क्या सूरत हाल थी, आपने उसमें क्या किया? तो इन दोनों पहलुओं पर जरा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, ये मियावाकी फॉरेस्ट का हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लाहौर में। और आज आप जाके देखें तो लाहौर के अंदर वो इस तरह के फॉरेस्ट हैं जो कि मेरा वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कि सब दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट। मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको ये इनवाइट करता हूँ कि वहाँ पर जो इनाग्रेशन का बोर्ड था वो तो उतार दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का एक खासा है। लेकिन आप जाके देखें, सगियां पुल, लाहौर की रावी का पुल दरख्त है, तो नहीं ना गए कहीं पे? दरख्त नहीं गिरे, दरख्त नहीं गिरे। चलो ये और बेहतर है। दरख्त एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन चुका है। आप रेस कोर्स पार्क के अंदर जाके देखें, एक छोटे से प्लॉट पे वहां पर भी इनॉग्रेशन की गई थी जब एक्सपेरिमेंट किया गया था। आज वहां पर वो 15-15 फुट के दरख्त बन चुके हैं। आप जाकर जल्लो पार्क के अंदर देखें, उसमें मुख्तलिफ प्लॉट्स के ऊपर ये मियावाकी लगाया गया था। कामयाब तरीन तजर्बा है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया का कामयाब तरीन तजर्बा है। इस तरह के हमें ये स्टार्ट था सिर्फ, इसमें हमें अर्बन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को चेंज करने की जरूरत थी। कि जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि स्पॉन्ज सिटीज बन रही हैं। स्पॉन्ज सिटी क्या होती है कि जब ये बारिश होती है तो उस बारिश को नेचुरल तरीके से वो सिटी अब्जॉर्ब करती है, अपने ग्राउंड वाटर को, एक्वीफर को रिचार्ज करती है, सब सॉइल वाटर उसमें ऊपर आता है, और जो फ्लडिंग है वो उससे बचत हो जाती है। तो ये चीज करने की जरूरत है अभी पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली दूसरी हमारी बड़ी फॉल्ट है, जहां एक तरफ तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दूसरी बड़ी फॉल्ट ये है कि हमारी जो लैंड यूज प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, वो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे याद है जब हम गवर्नमेंट में आए तो पता किया कि भाई किस शहर का मास्टर प्लान बना हुआ है, तो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं बना हुआ था। और फिर वो जो उसको इस्लामाबाद का था उसका इन्होंने हुलिया बगा इस्लामाबाद का दिया। जो था वो कहीं ऐसी जगह पे छुपा हुआ है कि वो आप और मैं और कोई आम आदमी उसको देख नहीं सकता। वो इतनी इतनी बिल्कुल वो नायाब चीज है कि वो एक बार बन गया, उसके बाद वो उसको, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रवेंशन होती है, वो बताना नहीं चाहते और वो छुपा के रखा हुआ है उसको। और वो बिल्कुल। भी उसकी भी अपग्रेडेशन की जरूरत थी। 80 शहरों के अंदर मास्टर प्लानिंग की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट गई तो उसके मुझे नहीं पता। अभी मैं किसी से रिसेंटली बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो 80 प्लान बन चुके हैं और वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान वाले उसको अब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप और विजन नहीं होगा, जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने अपने दरख्तों को बचाना है, और सेकेंडली हमने अपनी अर्बन प्लानिंग इस तरह से करनी है कि ये सैलाब, ये जो कुदरती आफात है, इनको पाकिस्तान इनका मुकाबला भी कर सके, उनको बर्दाश्त भी कर सके। क्योंकि देखिए अगर जो वो नहीं कराची में की भी हुआ जाएगी। है आज, जो जी, कराची में कराची आज हुआ, कराची में देखें, जो उस पे कराची स्पेशली में बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। कराची में तो बड़ा आसान है कि वहाँ पे तो बहुत बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट थे जो कि शहर के अंदर थे। और वो मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे थे जो कि मतलब आप बोर्ड बेसन का एरिया फॉर एग्जांपल ले लें। वो मैंग्रोव फॉरेस्ट ना सिर्फ
समुंदर को रोकते थे, बल्कि वो पानी को भी एब्जॉर्ब करते थे, जो ड्रेनेज का सारा सिस्टम था। हम्म। अब वो ड्रेनेज के नालों को आप बंद करके उन पे इंक्रोच करके आप बिल्डिंग्स बना दें, जो कि बन गई हैं कराची में, तो फिर ये पानी कहीं ना कहीं तो जमा होगा, और ये पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये अब क्या होता है कि वो जो अंडरपास ओवरपास बने हुए उनके अंदर तालाब बन जाते हैं पानी के। ड्रेनेज का सिस्टम नाकस है, कहीं पे है नहीं, कहीं पे उस पर तजावज हुआ हुआ है। तो ये चीजें अब आप पाकिस्तान इस उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये क्लाइमेट चेंज अब ऐसी रियलिटी है जो कि छुपी भी नहीं है, और ये एक ऐसी ताकत के साथ आ रही है जिसका आप मुकाबला कर नहीं सकते। तो इसलिए अच्छा, इसको हमें तो छोड़ें, इसको तो छोड़ें, आपने जो बात कर रहे हैं हमने काट दी है। अभी जो सुनने में बात आई है कि जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हैं, जो कि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उसमें भी कुछ सोसाइटियां बनना शुरू हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जी इस्लामाबाद आज तक अगर ये बचा हुआ है ऐसी आफात से, क्योंकि इस किस्म के ट्रेजेडी यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं हुई, उसकी वाहिद वजह मरगला हिल नेशनल पार्क है। अगर ये नेशनल पार्क यहाँ पर ना बचा होता, और ये इन पहाड़ों का भी हमने वो हाल किया होता जो कि बनेर और स्वात में हमने कर दिया है, कि उनको माइन भी किया है, उनकी डिफॉरेस्टेशन भी किया है, तो आज इस्लामाबाद में भी इसी तरह ये जो बोल्डर्स और पत्थरों की बारिश होनी थी, पत्थरों का सैलाब आना था, दरख्तों का सैलाब आना था, और यहाँ पर भी तबाही होनी थी। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और हमारे से जो पीछे लोग जिन्होंने ये पाक इसके लिए मेहनत की थी, और उदात खान साहब मरहूम उसमें एक लीडिंग फिगर थे जिन्होंने इसके लिए फाइट किया था, इसको नोटिफाई भी करवाया था। ये उनकी मेहरबानी है कि ये पार्क आज तक बचा हुआ है, और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बनी। नहीं, अभी अभी सुनने प्रॉब्लम में है, आ रहा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि उसके जो कुछ एरिया, चूंकि एक तो वो पार्क है जो मेरे सामने नजर आता है जो कि पहाड़ है, उसके पहाड़ के अलावा भी मरगला हिल नेशनल पार्क के कुछ हिस्से हैं जो कि शक्कर वाली एरिया में आते हैं, कुछ रावल लेक के आसपास, वो भी नेशनल पार्क नोटिफाइड है। तो अब सुनने में ये आ रहा है, अखबारों की खबरें हैं कि जी कहीं पे वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं, कहीं पे कुछ और कंक्रीट की चीजें करना चाहते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा बुनेर का हाल देख लें, स्वात का हाल देख लें, ये काम यहाँ पे ना करें। ये कुदरत के साथ हम जंग नहीं कर सकते। कुदरत को वी हैव टू गिव नेचर स्पेस, ताकि जब ये चीजें आए तो नेचर उसको उसको अपने एलाय के तौर पे आप इस्तेमाल करें, नेचर को कन्फ्रंट ना करें, नेचुरल फोर्सेस को, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता है इसको कन्फ्रंट करना। और सर, अगर एक कभी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गवर्नेंस की आप बार बार जिक्र किया आपने, कि गवर्नेंस और पॉलिटिकल कमिटमेंट। आपको याद होगा कि हमने एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाई थी, कि जिसमें हमने करना था कि जनाब के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना था, पॉलिसी की मॉनिटरिंग और ये करना था। फिर हमने एक अडाप्टेशन प्लान बनाना था, कि जो कि 2023 में आके बनाया। अथॉरिटी तो मुझे कहीं उसका रोल तो नजर नहीं आता, उसकी कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। क्योंकि मैं भी उसका, यानी कि जब आपने बोर्ड बनाया तो मैं भी उसका मेंबर था, कि उसके में क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर थी। मैंने कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, या दूसरी बाद में भी कोई एक आध हुई होगी। फिर अडाप्टेशन की आप बात करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, वो हम 2023 में आके प्लान बनाते हैं, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं है। तो इस सारे कंटेक्स्ट में गवर्नेंस है कहाँ? पता नहीं जी गवर्नेंस कहाँ पे है। ये देखें, ये इसमें जिस तरह आपने सही फरमाया कि पहला स्टेप ये है कि आपको पॉलिटिकल विजन और कमिटमेंट चाहिए, है कि आप समझे तो सही कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, जिसने एक हफ्ते से कम टाइम में 650 जाने जो हैं वो ले ली हैं। ये मतलब आई थिंक क्लाइमेट अडेप्टेशन से आगे पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट सर्वाइवल मोड में चला गया है। अगर हमने सर्वाइव करना है अ, आगे आने वाले सालों में, तो हमें ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये प्लान्स और स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी से नहीं होना, ये ग्राउंड के ऊपर इन प्लान्स और स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके होना है। जिसके लिए अच्छी बात यह है, एक अच्छी आपको खबर सुना दें। खबर यह है कि बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो डेवलपमेंट का पैसा इस साल जितना आ रहा है, तमाम का तमाम क्लाइमेट रेजिलियंस की लेंस के थ्रू आ रहा है। आईएमएफ के ओके। साथ आपका जो 1.2 बिलियन डॉलर की अग्रीमेंट हुई है, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के मकसद के लिए पैसा दे रहे हैं। आपकी जो वर्ल्ड बैंक के साथ 30 मिलियन डॉलर की ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स एग्रीमेंट हुई है, वो तमाम की तमाम क्लाइमेट रेजिलियंस के लेंस के तहत है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, जो कि बड़ी अब रेयर। सर, वो लेंस कहाँ होगा, मुझे ये नहीं समझ लेंस, आती। ये देखिए, ये सब बात समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। क्योंकि अगर पाकिस्तान का अपना बजट देखें, एक तरफ तो हम बाहर से पैसा मांग रहे हैं कि जी हम बड़े दुखी हैं, हमें बड़ी ज्यादती हो गई हमारे साथ, हमने ये मसला पैदा नहीं किया।
हमें क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, गम दुनिया ने पैसा दे दिया अब आपको। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो अपना बजट है, जिसमें आपके अपने जेब में जो पैसे हैं वो जो खर्चने हैं आपने, उसमें आपने पैसे ही नहीं रखे क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। जो आपने क्लाइमेट चेंज की मद में पैसे रखे हैं उसका 20% भी नहीं है क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री क्लाइमेट जो चेंज में पैसे हैं कितने? क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो कि लीडिंग मिनिस्ट्री है, जो कि लीडिंग मिनिस्ट्री होनी चाहिए इस मसले के ऊपर, और मैंडेटेड मिनिस्ट्री है, उसके बजट को आपने जो 14 अरब रुपए का बजट था 2022 में, इस साल उसका बजट 2.5 अरब रुपए है, जिसमें से 2.25 अरब रुपए तो एक प्रोजेक्ट का बजट है। वही बिलियन ट्री को उन्होंने नया नाम दे दिया है, ग्रीन पाकिस्तान, उसके अंदर वो पैसा डाल रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये मेरे मेरे लिए भी सवाल है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के वसादत से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो पैसा कहाँ जा रहा है क्लाइमेट रेजिलियंस का, अगर क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसके अंदर, वो इन्वॉल्व ही नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, तो फिर कौन ये पैसा खर्च रहा है, कौन ये प्रायोरिटी सेट कर रहा है, और कौन इसके लिए प्रोजेक्ट बना रहा है? यही चैलेंज है पाकिस्तान का इस वक्त, कि एक तरफ तो आपको थपेड़े पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, दूसरी तरफ आपके पास पैसा जेब में अब आ गया है, और आपने उसको क्लाइमेट रेजिलियंस पे लगाना है, लेकिन उसकी प्रायोरिटाइजेशन, उसकी प्रोजेक्टाइजेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक सवालिया निशान है। शुक्रिया मलिक साहब। दिल तो कर रहा था अभी और भी गुफ्तगू करें, मगर मुझे पता है आपने कहीं निकलना है। हाँ जी। तो आपकी और कमिटमेंट है, तो आपने जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और इसमें साल मैं जाते हुए एट द एंड नाज़रीन के लिए भी शेयर करता जो मैंने बड़े अरसा क्लाइमेट चेंज पे काम किया। हमने डॉक्टर इशफाक अहमद साहब महरूम के साथ काम किया, शम्सुल मुल्क साहब, बड़े बड़े नाम है, बड़े हम्बल पर्सनैलिटीज, बड़े अच्छे नाम। मगर 3 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको मैं आज भी कहता हूँ उन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। हमीदुल्लाह जान अफरीदी हो गए सबसे पहले जो आए थे, फिर शाहिद हामिद साहब। मगर ज़ाहिरी बात है, जब मलक अमीन असलम साहब आए तो बहुत सारी चीज़ें नई हुई, कि जिसमें यानी कि हमें पहले होता था कि शायद ये नहीं होंगी, कि शायद ये सिर्फ बातों में ही रह जाएंगी, जहाँ इसको ऐसे यानी कि क्या कहते हैं लंबी बात करके वो छोड़ दिया जाएगा। मगर मलक अमीन असलम साहब ने वहाँ बहुत अच्छे यानी कि इनिशिएटिव लिए, जिसमें मुझे याद है कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग का भी एक इनिशिएटिव था। अब मुझे नहीं पता उसका क्या स्टेटस है, उसका भी एक, जो कि पाकिस्तान की कार्बन मार्केट काफ़ी बड़ी है कार्बन क्रेडिट की, मगर हम उसको टैप नहीं किया। तो मलिक साहब ने ये भी कोशिश की कि हम अपनी कार्बन क्रेडिट मार्केट को भी टैप करें। जब वो आए थे सेक्रेटरी जनरल, तब भी ये बात हुई थी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए थे। तो अच्छे लोग हों तो आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, कि जब वो चीज़ों को कर रहे होते हैं। मगर उसके साथ ही दुख की बात ये भी है कि जब तक मतलब अमीन असलम साहब जैसे लोग एक पार्टी में रहते हैं, तो वो विजन इंप्लीमेंट होता है, जैसे वो छोड़ते हैं तो वही पार्टी हो बेशक, उसके बाद आपको चीज़ें डिटेरिएट होना शुरू नज़र आती हैं। तो इस चीज़ की कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो इन चीज़ों को वाक़ई समझते हों, ना कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहाँ पर आते हों। आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इंशाल्लाह आपसे वे गाहे-बगाहे बात करते रहेंगे।